अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे रजब भट्ट और ईमान के हवाले से, और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि फाइनली रजब भट्ट ईदी मिलने के लिए जो है वो ईमान को ईदी मिलने के लिए ईमान के घर पहुंच गया। ये सारा सफ़र कैसा रहा, क्या क्या ईदी है, क्या क्या मामला है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और दूसरा ऑन के हवाले से बात करेंगे। और तीसरी ये है कि मैं फिल वक़्त के लिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि इस इशू के ऊपर बात ना की जाए। उसकी क्या वजह है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये मुबारक हो कि रजब पाठ के जो बहन भाई हैं, और उन्होंने जिस तरह से इनविटेशन दिया था, रजब पाठ ने उसको एक्सेप्ट किया। फाइनली वो क़ुरबान से मिलने के लिए जो है वो जा रहे हैं। और उस हवाले से उन्होंने शॉपिंग वगैरह भी की, और अपना जो है वो क्या क्या चीज़ें ली, इस पे भी बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑन ने पिछले दिनों एक इनविटेशन दिया है ईद पे कि रजब भट्ट मेरे बहन भाई हैं, अगर वो हमारे घर आना चाहें, अपने बेटे को मिलना चाहें, तो हमें किसी किस्म का कोई वो नहीं है, हम उनको इज़्ज़त देंगे, हमारे घर के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। तो ये वही लड़का है ऑन जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इसने बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है, और इसमें अलामा साहब का भी यकीनन बहुत पॉजिटिव रोल होगा, क्योंकि वो भी दोनों पार्टीज़ के साथ राब्ते में थे और उन्होंने भी इनको गाइड किया। और मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ ऑन से भी हुई हैं, और उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि जब ये दोनों पार्टीज़ आपस में इनका दूरियाँ बढ़ी, तो दरमियान में जो फ़सादी टोला था, उन्होंने जिस तरह से इससे फ़ायदा उठाया और ऑडियो लीक की, उनको डिग्रेड करने की कोशिश की, उनको गंदा दिखाने की कोशिश की। एक कमज़ोर लड़की को गंदा दिखाने की कोशिश की, एक यतीम लड़की को गंदा दिखाने की कोशिश की। अब उसका बाप होता, तो वो तो उसको जवाब देता। जब कोई किसी की ऑडियो लीक करेगा, तो पहला राइट तो शौहर का बनता है कि जी शौहर जो है वो इसके ऊपर बात करे। शौहर तो उसने अलहदगी कर ली, दूरी कर ली, तो उसने तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाप उसका था नहीं, फिर भाई ने रिस्पॉन्स दिया, तो उसको भी जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया गया वो आपके सामने है। इस दौरान उससे भी कुछ गलतियाँ हुई जिसको एडमिट किया जाना चाहिए। खैर, अब उसने एक बेहतर पॉजिटिव रोल प्ले किया है, तो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। फाइनली रजब भट्ट ने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि वो अपने बेटे के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, और अपने ब्लॉग में उन्होंने कहा कि केवान के चाचे भी साथ होंगे, यानी हैदर मान डोगर वगैरह भी उनके साथ होंगे, उनके दोस्त भी उनके साथ होंगे, और दादी दादा भी उनके साथ होंगे। वो जाए बेटे को मिलेंगे और गले लगाएंगे, ईद मिलेंगे, ईदी भी देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, हालांकि मैंने अपना नंबर ओपन नहीं किया हुआ, फिर भी कहाँ पता नहीं कौन सी जगह से मेरा नंबर लोग लेकर इस पे मुझे मैसेज कर रहे थे। इतनी स्ट्रॉन्ग है ये रजब फैमिली और ईमान फैमिली के, मुझे मैसेज कर रहे थे कि इसके ऊपर बात करें। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और मैं समझता हूँ कि किमान इसमें पुल का किरदार अदा करेगा इस पर्व को पिघलाने में और इन लोगों को करीब लाने में। तो अब आ जाते हैं कि फसादी टोले की तरफ। फसादी टोला तो इस मौके पर भी ये कह रहा था कि रजब भट्ट अपने बेटे से नहीं मिलने जाएगा, ठीक है। और यही इनका असल चेहरा था जो मैंने आपको दिखाया पिछली वीडियो में, कि जिस तरह से इन्होंने वीडियोस बना बना कर इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश की। और ये सिर्फ एक नहीं है, उसमें रेहान तारक भी है और बहुत सारे दोस्त हैं। रेहान तारक के पॉडकास्ट में उसने एक बात कर दी, आई एम डन विद दिस मैरिज। उन्होंने जनाब थंबनेल ये लगा दिया कि रजब भट्ट और उसकी शादी जो है वो खत्म होगी। हालांकि इसका मतलब ये होता है कि मैं इससे तंग आ चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। वो अपना कोई दुख बंदा बयान कर रहा होगा, हालांकि उसको भी मैनिपुलेट किया गया, तो ये अपने व्यूज के लिए मैनिपुलेट किया जाता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन लोगों का चेहरा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ सामने रखा, सबूतों के सामने से साथ रखा। और अब मैंने फैसला किया है कि इस इशू के ऊपर मजीद बात ना की जाए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरा मकसद सिर्फ इस रिश्ते को जोड़ने के लिए अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना था, वो मैंने किया। जो लोग नेगेटिव किरदार अदा कर रहे थे, उनका सबूतों के साथ आपके सामने चेहरा लाए। अब हम ना इस रेस में है कि इसका क्रेडिट हमें मिल जाए, ना हमें कोई ये शौक है कि हम नंबर वन यूट्यूबर बन जाए, ना हमें इस बात का कोई शौक है कि हम रजब भट्ट के साथ बैठकर कोई पॉडकास्ट करें, ना हमें इस बात की दौड़ में है कि ईमान के साथ बैठकर हम इस बात का क्रेडिट लें। हमने खलूस नीयत के साथ एक एफर्ट की, और बेशक अल्लाह ताला इस बात को जानता है। और ना किसी व्यूज़ के लिए, ना हमें कोई व्यूज़ की भूख है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फेम, बहुत सारे मामला देखे हैं। इन लोगों ने इतना सोचा भी नहीं होगा जितना मैंने देखा, और आज भी देख रहा हूँ। तो ये सारा कुछ हमने किसी की इज्जतें उछाल कर, किसी के कपड़े उतार कर, किसी को ज़लील और रुसवा करके नहीं। और जिस तरह से इन्होंने टारगेट किया, इसीलिए हम इसमें आए थे। हमने उस पे बात की,
इन फ्यूचर भी अगर ये किसी को ऐसे करेंगे, कोई भी करेगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम भी उस पे नहीं करेंगे। अगर मजीद ये कोई हमारे, हाँ अलबत्ता हमारे अगेंस्ट कोई मजीद बात करेंगे तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लेंगे और करेंगे, तो हमारा एक लीगल राइट बनता है। मैं इस इशू पे बात करना टोटली स्टॉप नहीं कर रहा। मैंने फॉर द टाइम ये ब्रेक ली है। ब्रेक लेना का मकसद एक यही है कि हमारा मकसद रिश्तों को जोड़ना है, और मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे इस तरह के मामला नहीं डिस्कस होना चाहिए। आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें, मैंने पहले दिन भी ये बात की थी कि फैमिली इश्यूज को सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं होना चाहिए, और आज भी मेरा वो स्टांस है। और यही बात मैं ईमान की फैमिली को और रजब भट्ट को भी सजेस्ट करूंगा, और यही मेरा उनसे इख्तलाफ था कि ये मामला सोशल मीडिया पे डिस्कस हो। अब अल्लामा असफ रजा अलवी साहब ने भी यही बात की है कि इसको सोशल मीडिया पे उनका भी यही मौकफ है। तो मैं बिल्कुल इब्तदा अपनी तरफ से करता हूँ, मैं फिल वक्त इसके ऊपर स्टॉप कर रहा हूँ। ये मेरा मैं इस पे ब्रेक ले रहा हूँ, और मैं कुछ अरसे के लिए इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ, वहाँ जरूर बात करूंगा जहाँ पे कोई किसी की इज्जत उछालेगा, किसी को कोई बात करेगा इस रिश्ते को खराब करने के हवाले से, जहाँ मैंने जरूरी समझा कोई अहम पेशरफ्त होगी तो मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। मेरा इस केस में आने का मकसद सिर्फ यही था कि आप ये देखें कि मैंने बतौर वकील गार्डियन कोर्ट में बहुत सारे केसेस को देखा। पाकिस्तान में अगर इनसे पूछा जाएगा ना, ये जितने भी यूट्यूबर इस वक्त इस केस पे काम कर रहे हैं, तो इनको किसी को नहीं पता होगा कि गार्डियन कोर्ट के बेहतरीन वकील कौन है। मेरा चैलेंज है इनको, किसी को नहीं पता होगा। इनको गार्डियन कोर्ट की अलग बेका नहीं पता। मैं वो बंदा हूँ जो एक प्रोफेशनल वकील हूँ, और मैंने पिछले 10-12 साल में गार्डियन कोर्ट के मामलों को बड़ा करीब से देखा, बच्चों के मेंटेनेंस को लेकर बड़ा करीब से देखा, अदालतों में रहकर चीज़ों को देखा, इसलिए मैंने जरूरी समझा इसके ऊपर बात करें। मैं ईद के मौके पर आप लोगों से एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इमेजिन करेंगे गार्डियन कोर्ट में बच्चे किस तरह से सफर करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। मुझे आके लेके जाओ बाबा, 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 मैंने अपना दिल पाल लेना, मुझे नहीं पता, मैंने बाबा बाजा, मैंने नहीं, मैं कुछ भी नहीं लगता, मैं कुछ भी नहीं लगता। बनाओ वीडियो और बनाओ, मैंने नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने जाओ और दो, मुझे नहीं पता, मैं बाबा। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसमें एक बच्चा अपने वालिद के साथ जाने की जिद कर रहा है, जबकि अदालत ने कस्टडी मदर को दे दिया, और किस तरह से वो बच्चा रो रहा है, दिल दहला देने वाले मनाजर है। तो यही होता है गार्डियन कोर्ट में जब मामला चलते हैं, बच्चों का बिहेवियर इस तरह का हो जाता है, बच्चों की मेंटली हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो डॉज करते हैं, बाप पैसे की फैंटेसी दिखाता है तो वो बाप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मदर के साथ मोहब्बत होती है तो मदर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो दोनों उनकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं रह जाती। तो ये गार्डियन कोर्ट के इस तरह के मामला देखकर जब मैंने ये देखा तो मैंने जरूरी समझा कि इसके ऊपर बात की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके ऊपर मैंने बात की। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारा मकसद सिर्फ रिश्तों को जोड़ना था, ना कि व्यूज लेना। और यही बात है कि मैंने आज इसको स्टॉप किया है। जितने भी यूट्यूबर हैं इसके ऊपर करके दिखाएं, कोई भी नहीं करेगा। बात मेरी शख्सियत है जिसने सबसे पहले ये ऐलान किया इस बात का, तो मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन हमारी नीयत साफ थी, और नीयतों का जो नीयत जो है और दिलों के हाल जो वो अल्लाह ही जानता है। और जिन लोगों ने हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, उनके हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्हें बताओ, इज्जत खुदा के हाथ में, वो जो चाहते हैं कि ताबश का ये मुकाम ना हो। देखिए, इज्जत जिल्लत रिजक अल्लाह ताला की जात देने वाली है, ये उसने अपने हाथ में रखा है। कोई इंसान किसी को कितना भी गिरा ले, ठीक है, वो उसकी इज्जत में रिजक में कमी नहीं कर सकता। आपने शदाब का वाकया सुना है? एक तनहा बच्चा जो समंदर में रह गया था, और उसकी वालदा भी डूब के मर गई, और वो सोचते कि 6 महीने का बच्चा जो है वो कैसे जाएगा। वो बाद में वो बादशाह बना, उसने जन्नत बनाई। ठीक है, तो ये अल्लाह के काम है। ठीक है, कुछ जिसे दे क्या करे, और वो फिर उसमें दाखिल भी ना हो सके। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, इज्जत तिलत वो देने वाली। इस तरह के कीड़े मकोड़े टट पूंजी हमारा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इनका असल चेहरा हमने दिखाया था, हमारा इनके साथ कोई जाति किसी किस्म का कोई इशू नहीं। इख्तलाफ की बात थी वो हमने की, और अल्हम्दुलिल्लाह सबूतों के साथ साबित की। जवाब में इनके पास कोई बात नहीं थी, इन्होंने जातियात के ऊपर बात की, इन्होंने मेरा चैनल खोल के दिखाया, दिखाना शुरू कर दिया, मैंने प्लेट करके चीज़ों को सामने दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे भी। ठीक है,
میرے الیکشن کو ڈسکس کیا جی، میں نے الیکشن میں پولیٹیشینوں کا کیا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا، کیوں؟ جواب میں دلیل کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی، اور جاہل آدمی کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو وہ جواب میں جھگڑا کرتا ہے۔ تو فار دا ٹائم بینگ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہے، اور میں نے اپنی طرف سے اس کنٹروورسی کو اینڈ کیا ہے، اور ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ میں اس کو اینڈ کر رہا ہوں، اسٹاپ کر رہا ہوں۔ ہاں البتہ کوئی اس چیز کو کوئی ہماری کمزوری اس طرح نہ سمجھے، یہ صرف رشتوں کو جوڑنے کے لیے۔ اگر کسی نے دوبارہ کوئی ایسی بات کی، ابھی تو میں نے ان کو معاف کیا ہے، تو میں انشاءاللہ اپنا لیگل جو ہے وہ سٹانس پورا کروں گا۔ تو جناب میں فائنلی دعا گو ہوں کہ رجب بٹ جو ہے وہ اور ایمان کی جو ہے وہ رشتہ دوبارہ جڑ جائے اس عید کے موقع پر، اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے، علامہ رضا الوی صاحب کو اس مقصد میں کامیاب کرے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ جو کرٹیسائز کر رہے تھے، تو یہ کرٹیسائز کس کو کر رہے ہیں؟ صلح تو علامہ اشرف علوی صاحب کروا رہے ہیں، میں تو صلح کروا ہی نہیں رہا، میں تو سوشل میڈیا پہ بات کر رہا ہوں، نہ میں اس بات کا کریڈٹ لے رہا ہوں، صلح تو آصف علوی صاحب کروا رہے ہیں۔ تو ان کو آصف علوی صاحب کی صلح پسند نہیں ہے، صلح بھی اپنی شرطوں سے کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے ان کے اوپر بات کی۔ تو اب علامہ آصف رضا الوی صاحب جو ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اس نیک مقصد میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔